हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप माय जीएस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो अनेक मत हैं। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई थी। ठीक है, आपने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखा होगा, उसमें दिखाया गया था कि मोहनजोदड़ो नगर में बहुत तेज़ी से बाढ़ आती है और सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो जाती है तो उसके उपरांत तुरंत एक सभ्यता आती है भारत में, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। बाढ़ के कारण जो भी लोग वहाँ बच गए थे तो वहाँ पे वैदिक सभ्यता के लोगों ने उनको मार दिया या कहीं वो उनके डर के मारे चले गए। ठीक है, तो जिसकी वजह से बाद में अस्तित्व में आई वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और उसके बाद हम लोग वैदिक कल्चर जब पढ़ रहे हैं तब ये पूरी तरीके से भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पूरी तरीके से शहरी सभ्यता थी और वैदिक जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी। परीक्षाओं में पूछी जाती है बार बार, तो आपको गलत करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक आपको क्लियर होगा और परीक्षा में बनने वाला हर प्रश्न आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ध्यान से, बिल्कुल मन से, बिल्कुल क्लास की ओर ध्यान दीजिए। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है? ठीक है, तो भारत में जो आर्य आए थे, ठीक है, भारत में जो आर्य आए थे उनके द्वारा विकसित की गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। कैसे आर्य आए, किसका क्या क्या का मत क्या है? ठीक है, भारत में आर्य कैसे आए और किसका कौन सा मत है, कौन कहाँ से समझता है आर्य आए। आर्य भारत के निवासी नहीं थे, बाहर से भारत में आए थे और भारत में जब आकर बस गए, जिस जिस क्षेत्र में बसे उस क्षेत्रों के क्या नाम दिया। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आने वाली हर परीक्षा में आपको कामयाबी मिलेगी और यहाँ से आने वाले सारे प्रश्न आपके बिल्कुल 100% क्लियर होंगे। ठीक है, तो सभी वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयारी से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक कल्चर या वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक कल्चर पढ़ेंगे या हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, देखिए ध्यान से, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर या वैदिक सिविलाइजेशन। अब ध्यान से देखिए, वैदिक सभ्यता ये कहाँ से आई थी। इधर देखिए, वैदिक सभ्यता कहाँ से आई थी ये पहले पूछा जाता है। ये मत किसका है, ये कथन किसका है, ये कहाँ से आए थे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक सभ्यता कैसे वैदिक सभ्यता हुई। देखिए, वेद माने होता है वेद, वेद कैसे बना है, संस्कृत भाषा का शब्द है ज्ञान का भंडार। अगर आपसे पूछ लें वेद जो शब्द है इसके मीन्स क्या होता है, तो इसके मीन्स होता है ज्ञान का भंडार। ठीक है, वेद जो शब्द है इसके मीन्स होता है ज्ञान का भंडार और वेद से ही बना है वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखिए क्या है, भारत में किसका मत है कि वैदिक सभ्यता कैसे विकसित हुई। ठीक है, वैदिक सभ्यता ऐसे विकसित हुई कि आर्यों द्वारा, जो आर्य विदेश से भारत में आए थे उनके द्वारा जो विकसित की गई सभ्यता है उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो आर्य कहाँ से आए थे ये मत है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, एक तरफ है क्षेत्र, हम लोग लिखेंगे किस क्षेत्र से आए, और मत किसने दिया है कि ये कहाँ से आए। ठीक है, अब क्लियर देखिए बट से, पहला है देखिए, पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो कहा है कि इनका मत ये है कि आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे, तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से। तो आपसे परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है कि आर्य तिब्बत से आए थे, तो दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, अगला है, फिर देखिए ये हमारी जो पृथ्वी है, इधर देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल, यानी ऊपर है उत्तरी ध्रुव जिसको हम बोलते हैं और नीचे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्लियर, ऊपर वाले क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे देश के एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर
धर तिलक, ठीक है, बीजी तिलक शॉर्टकट नेम है इनका। इन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। देखिए इस क्षेत्र से इन्होंने बताया है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव से आए थे, या कथन किसका है? आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, या कथन है बाल गंगाधर तिलक का। तो ध्यान से देखिए, दो प्रश्न आपके परीक्षा में बने। पहला, वेद मीन्स क्या होता है? वैदिक सभ्यता कहाँ से आई? वेद मीन्स होता है ज्ञान का भंडार। और ये कुछ मत हैं कि वेद, जो वैदिक सभ्यता है जो विकसित हुई, आर्यों द्वारा विकसित हुई। और आर्य आए कहाँ से थे? ये कथन हम लोग पढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र से आए थे? मत किसका है? ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्षेत्र है तिब्बत, तिब्बत से आए थे, किसने कहा? दयानंद सरस्वती। और उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये कथन है किसका? बाल गंगाधर तिलक का है। आगे देखिए, अगला पॉइंट जो है, जो मुख्य रूप से माना गया है, जो इतिहास में प्रचलन है, इधर देखिए, वो है मैक्स मूलर। प्रोफेसर मैक्स मूलर हुए हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता जो भारत में प्रचलित थी, उसका नाम दिया गया था वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो देखिए, मध्य एशिया से आए थे, यही कथन रूल माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, या कथन किसका है? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने। क्लियर? आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। वेद मीन्स होता है ज्ञान का भंडार। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट बनता है, अगला देखिए, आर्य। आर्य भी एक संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य मीन्स होता है, ध्यान दीजिए, आर्य मीन्स होता है सज्जन, ठीक है। आर्य मीन्स होता है सज्जन, जेंटलमैन, और ठीक है, लंबे व्यक्ति। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य शब्द मीन्स क्या होता है, तो आर्य शब्द मीन्स होता है क्या? सज्जन व्यक्ति, लंबे व्यक्ति, ठीक है, और जेंटलमैन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो आर्य जो शब्द है इसके मीन्स पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप याद रखिएगा, ठीक। अब आगे देखिए, जो वैदिक सभ्यता है हमारी, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ये इसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। 1750 के बाद, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हो गया, और 1500 में पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। और उसके बाद आई कौन? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, इसको बीसी भी कह सकते हो, बिफोर क्राइस्ट, उल्टा चलता है, और ये माना जाता है 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। किसका काल? वैदिक सभ्यता का काल, ठीक है। और वैदिक सभ्यता के काल इसमें दो प्रकार से हैं, ठीक है। ये जो 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, इसके भी दो भाग हैं। पहला भाग देखिए क्या है? पहला है ऋग्वैदिक काल। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पहला भाग हमारा माना जाता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा माना जाता है उत्तर वैदिक काल। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब इसको भी दो भागों में जब बांटा गया है तो इसका सन भी अलग होगा। ये देखिए, ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है हमारा ऋग्वैदिक काल। और जबकि उत्तर वैदिक काल हमारा माना जाता है, ध्यान रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। क्लियर? 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब ध्यान दीजिए फट से, अगर आपसे पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता का कुल कार्यकाल या कब तक माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसके भी दो भाग हैं। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से
1000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब ध्यान से देखिए, सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। सबसे जो प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की रचना अगर पूछ लें किस काल में हुई है तो ऋग्वेदिक काल में हुई है। ठीक है, वैदिक सभ्यता में ही हम चारों वेद पढ़ेंगे और चारों वेदों के उपवेद पढ़ेंगे। वेदों में क्या क्या रचनाएं हुई ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आर्यों के समय ही, ठीक है, वेदों की रचना हुई है। जितनी भी हम ये कहानी आपको पढ़ाकर बताएंगे कि आर्य कहाँ से आए, ठीक है, इनका वास्तविक निवास स्थान क्या था, ये सब कहानी हम कहाँ से पढ़ेंगे, वेदों में। यानी सब चीज़ वेद में लिखी हुई है, इसीलिए जानकारी आपके सामने आ रही खुल के। ठीक है, आप देखिए उत्तर वैदिक काल में आपका देखिए एक वेद इधर लिखा गया ऋग्वेदिक काल, बाकी शेष जो वेद हैं 3 वो इधर लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे यजुर्वेद, ठीक है, दूसरा है सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर। अब देखिए कुल मिला के वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। ठीक है, पहला वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई है। यानी ऋग्वेद अगर पूछ लें कब से कब तक लिखा गया है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया है। शेष जो वेद हैं 3, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसकी रचना हुई है 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। क्लियर। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो इन सब वेदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, इतना कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं भारत के मैप पे कि आर्य कहाँ से कहाँ तक बसे, आए किधर से, और जहाँ जहाँ बसे उस क्षेत्र का नाम क्या क्या रखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर इसमें पढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए फट से अगला मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं। आगे देखिए मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट भारत बना लेते हैं। ये भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये मध्य एशिया है। मान लेते हैं ये मध्य एशिया है। ठीक है, ये भारत है और ये मध्य एशिया है और यहाँ के एक निवासी नहीं है, ये इनका कथन है मैक्स मूलर। आप ध्यान दीजिए, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आर्य आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आर्य आए थे। तो देखिए मध्य एशिया से जब निकले थे तो आर्यों के पास बहुत सारे जानवर थे। तो जानवर जब थे तो चारागाह की खोज में निकले थे। किसकी खोज में? चारागाह की खोज में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए चारागाह की खोज में कौन निकले थे, तो आर्य निकले थे। ठीक है, और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वो जो भाषा बोलते थे वो किससे निकली थी? संस्कृत से। तो आपको सभी को पता ही है कि सभी भाषाओं की जो जननी है, सभी भाषाओं की जो माँ है वो कौन है? संस्कृत है। ठीक है, कौन है? संस्कृत है। तो ध्यान दीजिए, मध्य एशिया या मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्य मध्य एशिया से निकले थे। उनके पास बहुत सारे जानवर थे और जानवर की होने की वजह से वो, ठीक है, चारागाह या फील्ड ढूंढ रहे थे। तो चारागाह की खोज में वो निकले थे जानवरों का खाना पीने के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो मैक्स मूलर के अनुसार जब ये निकले यहाँ से तो धीरे धीरे देखिए कोई यहाँ क्षेत्र पकड़ा, कोई ये क्षेत्र पकड़ा, ये क्षेत्र पकड़ा। कुछ क्षेत्र में पथरीला था, फिर ये लोग यहाँ आए और यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है खेबर दर्रा। दर्रे का नाम क्या है? खेबर दर्रा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पड़ा है खेबर दर्रा। तो खेबर दर्रा में वो होता है कि 2 पहाड़ हों और कहा पहाड़ों के बीच में एक ऐसा रास्ता जहाँ से व्यक्ति गुजर सके। ठीक है, उसी को हम पास बोलते हैं, उसी को दर्रा बोला जाता है। यानी 2 पहाड़ों के बीच में जब कोई रास्ता बना दिया जाता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है खेबर दर्रा, और खेबर दर्रे को पार करके ये सबसे पहले भारत में प्रवेश करे थे। ठीक है, जब सबसे पहले भारत में इन्होंने प्रवेश किया आर्यों ने, इनकी भाषा संस्कृत थी। तो जब ये भारत में प्रवेश किया तो चारागाह की खोज में थे। तो नदी के किनारे ही ये लोग बसते थे, नदियों के किनारे। तो नदियों का जो द्वाब क्षेत्र था वो हरा भरा रहता था, इसकी वजह से, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? अपने जानवरों को चारा खिलाते थे। तो देखिए सबसे पहले जहाँ ये लोग आके बसे उसे कहा गया सप्त सिंधु प्रदेश। यानी सिंधु नदी के किनारे ये लोग बसे थे, तब कहा गया सप्त सिंधु प्रदेश।
तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि आर्य सर्वप्रथम जहाँ पे बसे थे उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, खैबर दर्रे को पार करके भारत में जैसे प्रवेश किया और जिस क्षेत्र में सबसे पहले बसे उसे कहा गया सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, फिर इनकी आबादी बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, कुछ इस क्षेत्र में बसा, कोई यहाँ बसा, कोई यहाँ, और भारत के आधे भाग पे कब्जा कर लिया। और ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारी नदियाँ थीं। ठीक है, 7-8 नदियाँ थीं। ठीक है, 7 नदियों पे बसे थे, इसीलिए इसका नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा गया था। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते गए और भारत के आधे भाग पे अपना कब्जा कर लिया। तब भारत का नाम पड़ गया ब्रह्माव्रत। क्या नाम पड़ गया? ब्रह्माव्रत। अगर आपसे पूछ लें भारत के अधिकांश भाग या आधे भाग पर जब आर्यों ने कब्जा कर लिया था तब उसका भारत का नाम क्या पड़ा था? ब्रह्माव्रत। ठीक है, और उसके बाद जनसंख्या इनकी बढ़ती गई, कोई यहाँ बसा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। किसने? आर्यों ने। और जब पूरे भारत पे कब्जा कर लिया तो भारत का नाम हो गया आर्यावर्त। क्या नाम हो गया? आर्यावर्त। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्यों द्वारा दिया गया भारत का नाम क्या है? आर्यावर्त। ठीक है, जब पूरे संपूर्ण भारत में आर्य फैल गए थे तब भारत का नाम पड़ गया था आर्यावर्त। तो भारत का सबसे पुराना नाम अगर पूछ लें, भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? ठीक है, सबसे पुराना नाम तो आर्यावर्त है। ठीक है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना नाम क्या है, तो सबसे पुराना नाम है आर्यावर्त। क्लियर हो गया? तो देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, खैबर दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया था। खैबर दर्रा वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ से पार करके भारत में प्रवेश किया था। जहाँ सबसे पहले बसे, कुछ नदियाँ 7 नदियों पर बसे तो नाम पड़ गया सप्त सिंधु प्रदेश। और जब भारत के आधे भाग पर बचे तब नाम पड़ गया ब्रह्माव्रत। संपूर्ण भारत में फैल गए तो नाम पड़ गया आर्यावर्त। और भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त आर्यों का दिया हुआ है। क्लियर? तो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। अभी देखिए इनकी सभ्यता क्या थी। ये मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? खोजें कौन कौन सी हुई हैं? ठीक है, तो देखिए फट से आगे के इसमें 2 पॉइंट और हैं, देख लीजिए फट से, फिर आगे मुख्य पॉइंट हैं जो छूट रहे हैं आपके। देखिए, पहला है जो ऋग्वेदिक काल है, ध्यान से देखिएगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऋग्वेदिक काल। अगर आपसे कहा जाए ऋग्वेदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। क्लियर? आप देखिए जो ऋग्वेदिक काल है इसमें यहाँ के लोग केवल तांबे का प्रयोग करते थे। किसका? तांबे का। यानी ऋग्वेदिक काल जब तक रहा है यहाँ प्रयोग किसका हुआ है? तांबे का। और जब तांबे का प्रयोग हुआ है तो इससे ये लोग कहते थे आयस। क्या नाम दिए थे? आयस। अगर पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या नाम दिया गया था, तो आयस नाम दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए उत्तर वैदिक काल में इन लोगों ने खोज कर ली थी लोहे की। तो अगर आपसे पूछ लें भारत में लोहे की खोज किस काल में हुई है, तो उत्तर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता में हुई है। और लोहे को ये लोग श्याम आयस कहते थे। श्याम आयस। ठीक है, तांबे को आयस कहते थे और लोहे को श्याम आयस कहते थे। और लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है। क्लियर? तो ये देखिए मुख्य पॉइंट हैं। तांबे का प्रयोग केवल ऋग्वेदिक काल तक हुआ है और उसके बाद लोहे का प्रयोग भी होना स्टार्ट हो गया, यानी दोनों का साथ साथ प्रयोग फिर हो रहा था। यहाँ लोहे की खोज हुई है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। तो देखिए वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई है। क्लियर? तो ये वैदिक सभ्यता, हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत आसानी से पढ़िएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और अच्छी से अच्छी तैयारी करिए। क्लियर? तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलिए नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलते हैं कि वैदिक सभ्यता का कल्चर कैसा था, यहाँ के लोग कैसे अपना निवास स्थान करते थे, लोहे की खोज हुई तो उन्होंने क्या बनाया लोहे से। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें शेष बच रही हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।